हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में। हम सॉल्व कर रहे थे नीट 2024 के केमिस्ट्री क्वेश्चंस। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया, उसमें 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया। आज क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन है वो बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपको मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पे बोला है कि which one of the following alcohols react instantaneously with Lewis reagent। अब ये जो ल्यूकस टेस्ट है, ये ल्यूकस टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ल्यूकस रिएजेंट क्या है? ल्यूकस रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का रोल क्या है? इट एक्ट्स एज द कैटलिस्ट। तो अब देखिए जो अल्कोहल इंस्टेंटेनियसली ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके टार्बिडिटी उसमें आ जाएगी, टार्बिडिटी मतलब मिल्कीनेस आ जाएगी, जो कि अल्काइल क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से होती है। अल्कोहल है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। अब ये अल्काइल क्लोराइड इंसॉल्युबल होते हैं, इस वजह से मिल्कीनेस मतलब टार्बिडिटी आ जाती है। और ये जो टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल में इंस्टेंटेनियसली हम टार्बिडिटी आते हुए देखेंगे। प्राइमरी अल्कोहल में बिल्कुल भी टार्बिडिटी रूम टेम्परेचर में नहीं आएगी। सेकेंडरी अल्कोहल में टार्बिडिटी आएगी आफ्टर 5 मिनट्स। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। सो पहले हम देख लेते हैं ल्यूकस रिएजेंट। पहले मैं आपको लिख देती हूँ बोर्ड में, और उसके बाद ये जो अल्कोहल्स है 1, 2, 3 और 4, इनमें से प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है, वो भी हम चुन लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लिख दिया ल्यूकस रिएजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब देखिए नंबर 1 जो है, जिसका फॉर्मूला ये है CH3 CH2 CH2 CH2OH। आपको पता चल ही रहा है ये OH ग्रुप यहाँ पे प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, बिकॉज ये जो कार्बन एटम है ये एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, सो इट इज ए प्राइमरी कार्बन एटम। एंड ये भी आपको पता होगा कि अगर आप CH2OH देखते हो तो ये प्राइमरी अल्कोहल होता है, CHOH अगर है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है, और अगर COH है तो वो टर्शियरी होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। नंबर 2 में है ये वाला CH3 CH2 CH CH3OH। तो ये किस टाइप का अल्कोहल है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है, बिकॉज यहाँ पे CHOH है। एक तो ये तरीका है पहचानने का, दूसरा है OH ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है वो कार्बन एटम देखिए 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद थर्ड CH3 CH CH3 CH2OH। अगेन यू कैन से यहाँ पे CH2OH है, और ये प्राइमरी कार्बन एटम है, 1 डिग्री अल्कोहल है। लास्ट में नंबर 4 है, ये देखिए एक तो आप इस तरह से पहचान सकते हो COH मतलब इट इज 3 डिग्री अल्कोहल, और ये जो कार्बन एटम है इट इज ए टर्शियरी कार्बन एटम, 1, 2, 3 कार्बन एटम के साथ ये टस्ट है, और उसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, सो इट इज ए 3 डिग्री अल्कोहल। मैंने कहा कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है, जो कि टर्शियरी अल्कोहल है, वो ल्यूकस रिएजेंट के साथ इंस्टेंटेनियसली टार्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा अल्काइल क्लोराइड का, जो कि इनसॉल्युबल है। सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट टाइम लगेगा, और जो प्राइमरी अल्कोहल है रूम टेम्परेचर में कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, सो ये क्यों? बिकॉज जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करते हैं बाय SN2 मैकेनिज्म, और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स दे रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म में आपको पता है कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू रिएक्शन आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आप सबको पता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल वन, देन इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जो आपका टर्शियरी अल्कोहल है या तो सेकेंडरी अल्कोहल है, SN1 मैकेनिज्म के दौरान जब वो रिएक्शन करेगा, सबसे पहले जो आपका अल्कोहल है उसका क्या होगा, क्लीवेज होकर के वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। टर्शियरी अल्कोहल किस तरह से रिएक्शन कर रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सपोज टर्शियरी अल्कोहल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं R3OH, या कार ग्रुप है ये एक और R ग्रुप है, और ये C है, C के साथ OH है। तो सबसे पहले जो आपका ल्यूकस रिएजेंट है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, तो HCl क्या करते हैं, HCl पहले
H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। सो R3COH क्या करते हैं, मतलब टर्शियरी अल्कोहल, ये जो प्रोटोन है ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं मतलब इसका प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोन को एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो एक लोन पेयर से H प्लस को ले करके ये क्या बनाएगा, R3COH2, O के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और एक पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, सो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले करके एज वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, R3C प्लस H2O। अब ये जो R3C प्लस है, जो आपका Cl माइनस है, ये Cl माइनस क्या करेगा, इमीडिएटली R3C प्लस जो कि टर्शियरी कार्बोकैटायन है उसको अटैक करके ये क्या प्रोड्यूस करेगा, R3CCl, जिसका आएगा टार्बिडिटी। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन SN1 मैकेनिज्म, जो कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है। एंड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टर्शियरी अल्कोहल का ही होता है। सो व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से है, समझ लो। इसमें बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन। द मास ऑफ NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू, ये आपके ऑप्शंस है, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे आपको जो HCl सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दे दिया गया है, उसका मोलारिटी भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तब मोलारिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से हम HCl सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में है, 1000 से डिवाइड करके हम इसको लीटर में ले लेंगे। मोलारिटी हमें दे दिया गया है 0.75 इज इक्वल टू NaHCl, ये होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। सॉल्यूट यहाँ पे HCl है और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तो 25 ml था, उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका NaHCl डिवाइडेड बाई 0.025 हो जाएगा। सो NaHCl मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आ जाएगा, 0.75 इंटू 0.025 और ये मल्टीप्लीकेशन से आएगा 0.01875 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बाद HCl के मास निकालना मुश्किल नहीं है, मोल्स को मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl से मल्टीप्लाई करने से मास आ जाएगा। तो WHCl मतलब मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा, 0.01875 multiplied by what is the molecular mass of HCl? HCl मतलब 1 plus 35.5, so it is 36.5. So 36.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.684 ग्राम। अब देखिए HCl का मास हमें मिल गया, हमें NaOH का मास दे दिया गया है 1 ग्राम। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं NaOH और HCl के बीच में, NaOH plus HCl NaCl plus H2O. So what quantitative information we are getting from the reaction? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास है आपका 40 ग्राम, अगर सोडियम का ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक मासेस जोड़ दो तो 40 आएगा। HCl का अभी अभी हमने निकाला, इट इज 36.5 ग्राम। सो हम इस तरह से निकालेंगे कि ये जो 0.684 ग्राम HCl यहाँ पे यूज हो रहा है, उसके लिए NaOH कितना खर्चा हो जाएगा, तो हम लिखते हैं 36.5 ग्राम HCl requires 40 ग्राम NaOH. So 1 gram HCl will require 40 divided by 36.5 gram NaOH, and so 0.684 gram HCl will require how much of NaOH? 40 into 0.684 divided by 36.5. तो इसका आंसर आएगा 0.749 दिस मच ग्राम। तो 0.749 ग्राम को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, 0.750 ग्राम हम लिख सकते हैं। तो देखिए 0.684 ग्राम HCl के लिए कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, 0.750 ग्राम,
और हमारे पास कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड था, 1 ग्राम था। सो कितना बचेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना लेफ्ट ओवर रहेगा, अनरिएक्टेड रहेगा, वही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो यह हम यहाँ पे निकाल देते हैं। लेफ्ट अनरिएक्टेड विल बी हाउ मच, 1 माइनस 0.750, सो इट विल कम 0.250 ग्राम। लेकिन ऑप्शन में देखिए सारे मिलीग्राम में दिया हुआ है, सो ग्राम से हम मिलीग्राम में अगर ले जाना चाहते हैं तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0.250 into 1000, so it will be 250 milligram. So which option is correct? Option 2 is the correct answer here. Now question number 8 students, question number 8 periodic classification of elements से है। इसमें बोल रहा है कि arrange the following elements in the increasing order of their first ionization energy. एलिमेंट्स कौन कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये सारे कौन से पीरियड के एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है। अब ये सारे जो है एक के बाद दूसरे ऐसे ही आते हैं, लेकिन इनका जो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसमें थोड़ा सा 2 एलिमेंट में इरेगुलरिटीज है। ऐसे तो हमें पता है कि जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड में हम चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज के साथ साथ क्या होते हैं, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, और साथ ही में क्या होते हैं, जैसे आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाते हैं, जिसके वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज तो होती है, बट देन देयर इज एन इरेगुलरिटी इन बेरिलियम एंड बोरोन। तो वहीं पे हमें सोचना है और करेक्ट ऑर्डर हमें निकालना है। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा जो मैं बोर्ड में बना रही हूँ। तो अब देखिए ये है ग्राफ का नेचर। लिथियम के बाद बेरिलियम में एज यूजुअल देयर इज इंक्रीज इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बट देन इन बोरोन इट हैज बीन डिक्रीज्ड ए लिटिल। उसके बाद बोरोन के बाद कार्बन में फिर इंक्रीज हो गया, कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन में इंक्रीज हो गया। ट्रेंड तो इंक्रीज होने का ही है, जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड में चलोगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज होने का ही है। बट देन इरेगुलरिटी बेरिलियम और बोरोन में इसका 2 कारण है, 2 रीजन से एक्सप्लेन कर सकते हो। एक नंबर रीजन तो है कि बेरिलियम से अगर इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है तो बेरिलियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1:2 2s2। तो बेरिलियम में आपको 2s से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, और बोरोन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है 1:2 2s2 2p1। तो बोरोन के केस में आपको ये जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो सेकेंड शेल ही है, बोथ इन केस ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन। बट देन बेरिलियम के केस में आपको s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, बोरोन के केस में आपको उसी शेल के p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब ये जो s इलेक्ट्रॉन्स है, s इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसी वजह से s इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है देन कंपेयर टू p इलेक्ट्रॉन। तो ग्रेजुअली ये जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, s इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद p d f में ग्रेजुअली ये डिक्रीज कर जाते हैं। सो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो क्या है, s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f, ये ऑर्डर है। सो यही ऑर्डर के वजह से s इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ग्रेटर अमाउंट में एनर्जी चाहिए देन कंपेयर टू द p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम शेल इन केस ऑफ बोरोन। सो बोरोन का आउटर मोस्ट शेल का जो p इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव होगा, मतलब लेस एनर्जी से रिमूव हो जाएगा देन कंपेयर टू द s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम शेल इन केस ऑफ बेरिलियम। अब दूसरा क्या आपका एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ बेरिलियम द ऑर्बिटल्स आर completely filled orbitals gives more stability to the atom, and that's why more amount of energy will be needed in case of beryllium. But then in case of boron the electronic configuration is less stable, and that's why बोरोन के केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 2p ऑर्बिटल से हमें लेस एनर्जी देना पड़ेगा, लेस एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो 2 आपका एक्सप्लेनेशन है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट इज व्हाई द ग्राफ इज लाइक दिस। लिथियम के बाद बेरिलियम में इंक्रीज हो गया है,
उसके बाद बोरोन में थोड़ा सा डिक्रीज होने के बाद कार्बन में, नाइट्रोजन में वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया है। तो अभी देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। लिथियम से ज्यादा किसका है? बोरोन का है। बोरोन से ज्यादा किसका है? बेरिलियम का है। और उसके बाद कार्बन का इंक्रीज हो गया है, उसके बाद नाइट्रोजन। सो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है।